गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट 2 क्लास हमने इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो उसमें हमने देखा था बेसिक की फिजिक्स में हमको पढ़ना है क्या। तो उसमें हमने देखा था कि हम कितना मास पढ़ेंगे, लोएस्ट मास कितना होगा, हाईएस्ट मास हम कितना पढ़ेंगे, लोएस्ट जो लेंथ होगी वो हम कितनी पढ़ेंगे, हाईएस्ट जो लेंथ होगी वो हम कितनी पढ़ेंगे। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। यानी लास्ट क्लास में हमने कुल मिला के पढ़ा कुछ भी नहीं था, हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन था कि फिजिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना वगैरह उसके बारे में। आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने वाले क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर 2 है यूनिट एंड मेजरमेंट। चैप्टर फर्स्ट हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि इस चैप्टर जो फर्स्ट है वो फिजिकल वर्ड है। क्या है चैप्टर फर्स्ट का नाम, क्या है आपके, फिजिकल वर्ड, ठीक है। और फिजिकल वर्ड के अंदर आप साइंटिफिक मेथड के बारे में पढ़ते हो, जो कि मैंने लास्ट क्लास में शायद डिस्कस भी किया था, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने जैसा। इसमें फिजिकल वर्ड में आपको जो पढ़ना है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ने हैं। जैसे आपको कि फिजिक्स में जो वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है वो ट्रिग्नोमेट्री आपको इसके अंदर पढ़नी है। इसके बाद इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसके बाद बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। इसके बाद आप फिजिकल वर्ड के अंदर जीरो साइन कोस टेन की जो वैल्यू होती है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, वो कैसे फाइंड आउट करते हो वो हम पढ़ेंगे। वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि वो जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा टॉपिक है और उसमें थोड़ा बेसिक मैथमेटिकल है, ताकि तब तक क्या हो जाए, आपके भी फिक्स हो जाए कि आपको सब्जेक्ट लेना कौन सा है, साइंस लेना या कॉमर्स में जाना आपके, ठीक है। तो हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और वाकई में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होता है। जो चैप्टर हमारा फिजिक्स स्टार्ट होती है वो सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट होती है। फर्स्ट जो फिजिकल वर्ड है एक तरह का इंट्रोडक्शन चैप्टर है और उसके अंदर बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जो कि हम इस चैप्टर के बाद में उसको कंटिन्यूस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के अंदर आप बेसिक सारी चीज़ें पढ़ोगे। बेसिक चीज़ें क्या क्या पढ़ोगे आप इसके अंदर, तो इसके अंदर जो आप पढ़ोगे वो सारे मेजरमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो पढ़ोगे, ठीक है। तो फिजिक्स है वो क्या है, तो हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं, नेचर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, हम नेचर की स्टडी करते हैं। और नेचर इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। नेचर इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। अगर नेचर में हम मेजरमेंट करते हैं, हर चीज़ को हम मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि आज टेम्परेचर कितना है तो कितना है तो उसको हम मेजर करना चाहते हैं। अभी टाइम क्या हुआ है तो उसको हम क्या मेजर करना चाहते हैं, ये कितना कोल्ड है, ये कितना होल्ड है, तो सारी चीजें फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मेजरमेंट के लिए पढ़ेंगे। तो हम किसका मेजरमेंट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि हम मेजरमेंट करेंगे तो किन चीजों का मेजरमेंट करेंगे। तो हम क्या मेजरमेंट करेंगे कि ये जो नेचर है हमारे चारों ओर जो फैला हुआ जो नेचर है, इस नेचर के जो कंपोनेंट है, नेचर के कंपोनेंट है। और नेचर के कंपोनेंट कौन कौन से कंपोनेंट, तो नेचर का ये भी एक कंपोनेंट है, नेचर का ये बोर्ड भी एक कंपोनेंट है, हम भी क्या हो गए, नेचर के एक तरह के कंपोनेंट आ गए। ये वॉच भी क्या है, नेचर के कंपोनेंट है। लाइट जो आ रही है वो भी क्या है, नेचर के कंपोनेंट है। तो ये जो नेचर के ये जो कंपोनेंट है इनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है। तो जो नेचर के जो कंपोनेंट है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। और फिजिक्स में उन्हीं कंपोनेंट के बारे में हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे फोर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम फोर्स को मेजर करना चाहते हैं, हम एनर्जी को भी मेजर करना चाहते हैं, हम टाइम को मेजर करना चाहते हैं, टेम्परेचर को मेजर करना चाहते हैं, प्रेशर को हम मेजर करना चाहते हैं। तो सारे ये क्या है, तो ये नेचर के कंपोनेंट की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो नेचर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, 10 लाख हो सकते हैं, करोड़ों में हो सकते हैं। तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अब नेचर का जैसे कि ये एक कंपोनेंट है तो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको दिख रही है कि ये इन 2 पॉइंट के अंदर फिक्स होता है। यानी ये वाली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम क्या नाम देंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम इसको नाम देंगे लेंथ। तो नेचर का ये कंपोनेंट है जिसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसके पास क्या है, लेंथ है। अब नेचर का ये दूसरा कंपोनेंट है, तो हमने दोनों को जब कंपेयर किया, तो हमने देखा कि इसकी तो लेंथ कम है, इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कम है, और इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसी है, ज़्यादा है। फिर दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस कंपोनेंट की देखी क्या, कि जैसे इसको मैं हाथ पर रखता हूँ तो ये मेरे हाथ को ज़्यादा दबाता है, ज़्यादा पुश करता है, ठीक है। और जैसे मैंने इसको रखा तो ये मेरे हाथ को कम दबाता है। तो ये जो दबाने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने नाम रखा, और वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है, मास। तो इसके पास क्या कम है, जो ये जो दबाने वाली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कम है, और इसके पास क्या है, वो ज़्यादा है। तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने नाम क्या रखा, तो इसका नाम हमने रखा मास, ठीक है। तो फिजिक्स में हम जो मेजरमेंट करते हैं वो किसका करते हैं, तो नेचर के कंपोनेंट और कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो उनका हम मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एक पॉइंट समझना है, ठीक है, एक वर्ड समझना है, ठीक है। तो क्वांटिटी, ठीक है।
तो क्वांटिटी को हिंदी में हम बोल सकते हैं राशियाँ बोल सकते हैं, और जो आगे हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी उनको हम भौतिक राशियाँ भी हिंदी में बोल सकते हैं। तो जो क्वांटिटी होती है फिजिक्स में वो 2 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, और एक होती है दूसरी जो कि आपको बुकों में नहीं मिलेगी पर वाकई में होती है, जो नेचर के कंपोनेंट के अंदर होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो एक क्वांटिटी हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज होती है, और एक जो क्वांटिटीज होती है हमारे पास होती है स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटीज किसे कहते हैं और इसके बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटीज किसे कहते हैं। तो नेचर के जो कंपोनेंट है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम मेजर कर सकते हैं, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। तो नेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और नेचर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर which can measure। ठीक है, तो जो नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। और वो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है हम आगे देखेंगे। तो नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के एग्जाम्पल ले लो कि जैसे कि आपको चोट लगी, आप कहीं गिर गए तो आपको दर्द हुआ, क्या उस दर्द को हम मेजर कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। माँ और पुत्र के बीच में, यानी बेटे और माँ के बीच में जो प्रेम होता है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वो जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, तो वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो किसी के इमोशन को हम मेजर नहीं कर सकते, किसी के दर्द को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारी जो क्वांटिटीज है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो कौन सी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो है कौन सी, फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम इस चैप्टर के अंदर या इस फिजिक्स के अंदर क्या चीजें पढ़ते हैं, तो फिजिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे ऐसी क्वांटिटीज के बारे में जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो मेजर कर सकते हैं वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में ही पढ़ते हैं, हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज के बारे में फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब ये फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, एक को हम बोलेंगे बेसिक या फंडामेंटल, बेसिक या फंडामेंटल। ठीक है, और दूसरी जो होती है वो डिराइव्ड। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बेसिक क्वांटिटीज कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहेंगे और डिराइव्ड क्वांटिटी किसको कहेंगे, इसको हम अभी देखेंगे। तो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि ये 2 पॉइंट है, और इन 2 पॉइंट के बीच में ये नेचर का एक कंपोनेंट है जो कि फिक्स हो रहा है, और इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में नेचर का ये वाला जो कंपोनेंट है फिक्स नहीं हो रहा है। तो क्या है, तो इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ज़्यादा है, और इसकी ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कम है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स का हमने नाम रखा, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नेचर के कंपोनेंट की, तो वो है लेंथ। क्या है, लेंथ। क्या है, लेंथ। तो लेंथ जो क्वांटिटी है वो क्या है, एक तरह की बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी है। कैसी है, एक तरह की बेसिक क्वांटिटी है या फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसको बेसिक क्वांटिटी हम क्यों कहते हैं, बेसिक क्वांटिटी ये इसलिए कहते हैं कि लेंथ को हम किसी दूसरी क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, या किसी दूसरी क्वांटिटी से हम लेंथ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए लेंथ को हम क्या बोलते हैं, एक तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मैंने आपको बोला कि इस कमरे का एरिया कितना है, या इस कमरे की
लेंथ कितनी है, तो कमरे की लेंथ जैसे मैंने बोला आपने तुरंत देख लिया कमरे की लेंथ ये है, तो ये मेजर कर लिया आपने। अगर मैंने आपको बोला कमरा का जो इस कमरे का जो एरिया है वो एरिया कितना है, तो एरिया के लिए आप क्या करते हो, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी जो ये अगर कोई एक कमरा है, ठीक है, जैसे मैंने आपको लेंथ के बारे में कहा तो आपका जो ध्यान पूरा जाएगा वो किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो इसको आप क्या बोलते हो, लेंथ बोलते हो, और इसको आप क्या बोलते हो, तो इसको आप विड्थ भी बोलते हो, ठीक है। तो ये लेंथ होगी और ये क्या होगी, विड्थ। तो इसका जो एरिया है अगर इसी लेंथ को मैं ऐसे खड़ा कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, विड्थ हो जाएगा, यानी विड्थ बेसिकली है क्या, लेंथ ही है, ठीक है। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होगी, तो एरिया जो है हमने किससे फाइंड किया, तो ये अगर विड्थ भी अगर लेंथ को हमने खड़ा कर दिया तो लेंथ बेसिकली बन क्या गई, विड्थ, और विड्थ क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली विड्थ भी क्या है, लेंथ है, तो यानी एरिया फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ किया। तो जो एरिया आएगा वो कौन सी क्वांटिटी आएगा, तो एरिया जो होगा वो कौन सी क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि एरिया को हमने किससे फाइंड किया, किससे डिराइव्ड किया, तो हमने डिराइव किया लेंथ से डिराइव्ड किया, इसीलिए जो एरिया हमारा है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी में अगर आप एक डेफिनेशन बनाना चाहे तो डेफिनेशन क्या बन सकती है कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको दूसरी क्वांटिटी से मेजर नहीं किया जा सकता, जो सर्वे सर्वा होती है, जिनको किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता या किसी और क्वांटिटी को उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है उनको डिराइव क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, कि डिराइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से फाइंड आउट किया जाता है या डिराइव किया जाता है, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिराइव क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं, जिन क्वांटिटी को हम डिराइव करके, किसको डिराइव करके, जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम डिराइव करते हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव क्वांटिटी। तो हमने देखा कि नेचर की एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नामकरण हमने कर दिया और वो नाम क्या हो गया, लेंथ। अब अगर हमको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम के अंदर भी हम क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि हाइट भी बेसिकली क्या है, तो हाइट भी बेसिकली क्या है, अगर इसी लेंथ को अगर ऐसे खड़ा कर दिया तो वो क्या बन गई, हाइट बन गई। तो हाइट भी बेसिकली क्या होती है, लेंथ। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो विड्थ भी क्या, लेंथ है, और जो हाइट है वो भी क्या, एक तरह की ये वाली लेंथ है, इसी लेंथ को हमने खड़ा कर दिया तो क्या बन गई, हाइट बन गई। तो हाइट भी क्या, बेसिकली लेंथ ही है। तो वॉल्यूम जो होगा वो भी कौन सी क्वांटिटी होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। और इस वॉल्यूम को भी हमने किससे डिराइव्ड किया, तो इस वॉल्यूम को भी हमने डिराइव्ड किया लेंथ से, ठीक है। तो एरिया है, वॉल्यूम है। जैसे कि हमने आपसे पूछा कि आप आपके दोस्त के यहाँ कल शाम को गए थे, तो आपके घर से आपके दोस्त के घर का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह की लेंथ है। तो डिस्टेंस भी क्या, एक तरह की लेंथ है। तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। और उसको किससे हमने एक्सप्रेस किया, तो लेंथ में हमने इसको एक्सप्रेस किया, या लेंथ से हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं शारदा मंत्री आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। अभी आपका 11th में वेलकम है। जो बच्चे 11th में साइंस ले रहे हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेने के बाद आप किसी भी स्ट्रीम में जा सकते हैं। अगर आप 12th जो है कक्षा आप साइंस से पास आउट होते हैं तो आप चाहें कि मैं आगे कॉमर्स में सीए करूं तो भी कर सकते हैं। आप आर्ट्स में जाके आईएएस आरएएस कुछ भी देना चाहें तो दे सकते हैं। आपके लिए सारी लाइनें खुली हैं कि आप कला संकाय में जा सकते हैं, कॉमर्स यानी वाणिज्य संकाय में जा सकते हैं, आर्ट्स में, कॉमर्स में, कहीं भी आप कहीं भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनकी एक तो पढ़ने की और सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। साइंस में हमारा क्या होता है, सारा
कि जब तक हम उसको डिस्कस नहीं कर लेती है कैसे हुआ, तब तक हम उसके अंदर तक जाते हैं। तो हमारी एक तो सीटिंग पावर बढ़ जाती है, तो हमको कोई भी कंपटीशन देना है तो हम आराम से दे सकते हैं। ऐसा सब्जेक्ट है साइंस, शुरू में आपको लगेगा कि फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको पढ़ोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा। हम बेसिक धीरे धीरे आपको कहाँ है ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे स्मॉल। यूँ नहीं कि आपको डायरेक्ट ही फर्स्ट मंजिल पे ले जाएं, हम डायरेक्ट आपको एक एक सीढ़ी चढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट में अगर आपको लगे कि नहीं साइंस बहुत कठिन है, तो ऐसा कुछ नहीं, साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि जो आपने 10वीं में पढ़ा है उन्हीं को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। 10वीं में आपने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, कितने प्रकार की रिएक्शन होती हैं, थोड़े बहुत आपने नामकरण पढ़े थे, बस वो थोड़े नामकरण बढ़ जाएंगे, है ना। थोड़ा बहुत उनका क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उनको हम एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ा के पढ़ेंगे। तो आपको डरना नहीं है कि साइंस ले ली है तो बहुत पढ़ना पड़ता है या आगे क्या क्या स्कोप है। तो साइंस लेने के बाद आपके लिए सब दरवाजे खुले। यूँ नहीं कि साइंस के बाद हम कॉमर्स नहीं ले सकते हैं। साइंस अगर मैथ से कोई पास आउट होता है तो उसके लिए सीए करना बहुत ईजी है। और अभी आपने जो आईएएस वाले रिज़ल्ट देखे होंगे, पेपर पढ़ते हैं बेटा, तो आप लोगों ने देखा ही होगा जितने भी आईएएस में जिन बच्चों का चयन हुआ है वो सारे लगभग 1-2 को छोड़ो तो सारे बच्चे बीटेक किए हुए, सारे बच्चे। यानी कि बीटेक करने के बाद यानी इंजीनियरिंग करने के बाद आरएस या आईएएस फाइट करते हो तो आप इजीली निकल जाते हो। क्यों? क्योंकि जब बीटेक करते हो तो आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है या प्रेजेंटेशन होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा कि जो क्वेश्चंस आपको आईएएस और आरएस में पूछते हैं वो आप पहले ही वहाँ पढ़ चुके हो। तीसरा कि आईएएस और आरएस देनी है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सिटिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप साइंस लेते हो, बीटेक करते हो, तो आप क्या हैं, आपकी सिटिंग पावर भी बढ़ जाएगी। तो आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो, आरएस आईएएस बन सकते हो। अगर कोई बच्चा चाहे कि मुझे लेक्चरर बनना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो भी आप इजीली जा सकते हो। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट भूखे नहीं मरते हैं। कहीं भी जाओ नहीं होगा आप लोग, जब तक आपको अगर नौकरी नहीं मिले, आपने अगर बीएड कर ली है, एसटीसी कर ली है, अगर आपको रीट फाइट करते हो, आपका नंबर नहीं भी आता है या आपको 1-2 साल लग जाते हैं, तब भी आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करके, कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करके या आप अपने घर पे ही ट्यूशन पढ़ा कर भी आप क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, अर्न कर सकते हो। तो साइंस सब्जेक्ट ऐसा है कि आप कहीं भी नहीं रुकोगे। तो टीचर बन सकते हो, आपको लगता आरएस आईएएस बन सकते हो, सीए बन सकते हो, क्योंकि आपकी अगर मैथ्स ली आपने तो आप मैथ्स होती है सीए में, तो आप अच्छे से अगर साइंस मैथ्स है आपके पास 12th में, तो अधिकतर बच्चे जो मैथ्स से पास होते हैं अगर वो सीए करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपने देखा होगा कितने साल तक सीए नहीं हो पाती है, सारे ग्रुप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप डरे नहीं, आराम से हम मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन महीने भर बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद हम जब मिलेंगे, हमारा इंटरेक्शन होगा, तब आपको लगेगा नहीं यार साइंस लेके हमने अच्छा सोचा है और हमारा डिसीजन क्या था, सही था। तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको जिस भी स्ट्रीम में जाना है आप उसी पे फोकस करें। आपको कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है तो कभी मुझे सीए ही बनना है तो कोई बात नहीं। अगर आपको बाकी किसी भी स्ट्रीम में जाना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप साइंस लें,
और हम अच्छे से एंजॉय करते हुए, और लवकुश का वातावरण ही ऐसा है कि अच्छे से हंसी मजाक करते हुए हम पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलेगा आपको कि हमने कब साइंस ली और कब हम 12th पास करके निकल गए और कब इंजीनियर और डॉक्टर बन जाते हैं। तो बच्चों, यही मेरा आपको सजेशन है कि आप आराम से पढ़ना और हम जल्दी आपसे मिलेंगे। ओके, थैंक यू बेटा। Everyone, myself प्रमोद कानौत, आई एम हियर फॉर बायोलॉजी 11th क्लास। हम आज 11th क्लास को स्टार्ट करेंगे और चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जो आपके बायोलॉजी में द सेल के नाम से है। और यह चैप्टर है आपके 6, जो आपकी पुरानी किताब चलती है आरबीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, द सेल नाम का जो चैप्टर है वहीं से। ये बेसिक चैप्टर ही है, वैसे भी आपने सेल के बारे में पढ़ भी लिया और मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी आपको सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द सेल। ध्यान से देखना आपको, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो आपके जितने भी चैप्टर आएंगे उनसे इंटरलिंक है। क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो सेल से ही बनी होती है। 7 ट्रिलियन सेल्स या ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है आपकी बॉडी बनाने के लिए स्ट्रक्चर। जैसे आप कोई घर बनाते हो तो घर बनाने के लिए आपके पास जो ईंटें वगैरह होती है वो क्या होती है? एक सेल का ही पार्ट है। वैसे आपकी बॉडी के लिए एक सिंगल सेल जो होती है वो बहुत सारी कंबाइन होकर फिर टिश्यू बनाती है, टिश्यू कंबाइन होकर फिर ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स कंबाइन होकर क्या करते हैं? फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया था इंट्रोडक्शन के अंदर कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो आज उसी को हम स्टार्ट कर रहे हैं, द सेल। तो सेल होता क्या है? ये सेल जो होती है वो आपकी क्या होती है? स्ट्रक्चरल। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी जो लाइफ होती है या ह्यूमन बींग जिससे बना होता है या कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, या फिर इस वर्ल्ड के अंदर जो लिविंग थिंग्स होती है उनकी अगर अपन बात करें तो वो किससे बनी होती है? सेल से ही बनी होती है। और वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है आपके लाइफ की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल क्या है। तो सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। अब आपको पता है कि अगर साइंस पढ़ ही रहे तो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, या सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किसने किया था, या इसको देखा किसने था। क्योंकि आपको पता हो तो सेल आप बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, मतलब नेक आई से ये विजिबल होती नहीं है। तो बिना माइक्रोस्कोप के इसको देख नहीं सकते। इसका मतलब पहले माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ होगा, इसके बाद इसने इसको किसी को देखा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवरी हुई थी वो सेल जो थी वो कैसी थी? सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। जो सबसे पहली सेल डिस्कवर्ड हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और वो सेल कैसी थी? डेड सेल। इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो सेल कैसी थी? डेड। दूसरी बात, इन्होंने खुद ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया था, यानी लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कवर करने वाले भी रॉबर्ट हुक ही थे। इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से इस सेल को डिस्कवर किया था। और इस सेल को देखा किसके अंदर था? इन्होंने क्वेर्कस नाम का जो प्लांट था उसके अंदर इस सेल को डिस्कवर किया था। अब ये क्वेर्कस होता क्या था? ऑर्डिनरी लैंग्वेज में इस प्लांट को कहा जाता है ऑक प्लांट। आंख का प्लांट जो होता है आपने उसको कहते हैं ऑक प्लांट। क्वेर्कस कहा जाता है इसको साइंटिफिक नेम में, ठीक है। और जो सेल डिस्कवर सबसे पहले की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो कैसी थी? डेड सेल। और क्वेर्कस ऑक प्लांट के अंदर इसको क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने जो सेल देखी थी वो कैसी थी? हेक्सागोनल सेल्स थी, कुछ ऐसी बनी हुई थी। कॉर्क प्लांट जिसको हम कहते हैं नॉर्मली, और कुछ ऐसे बनी हुई थी, यानी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में था और वो डेड सेल थी। लेकिन इन्होंने डिस्कवर करने के बाद बताया था कि ये हनी कॉम्ब जैसी दिखती है। कैसी दिखती है? हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी का चत्ता होता है, कुछ इस टाइप की सेल इन्होंने देखी थी। और वो सेल कैसी थी? डेड थी। इसके बाद इन्होंने फिर डिस्कवर, मतलब ये जो थी डिस्कवरी वो सबसे पहली थी जो सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद जो सेल डिस्कवर की थी एंटन वॉन लिवलक ने, वो लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय लिविंग सेल, मतलब लाइव सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लेवनॉक। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बहुत बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग नेम है, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और इन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। वो थी, किसने डिस्कवर किया था? एंटन वॉन लेवनॉक, लेवेनहॉक। एंटन वॉन लेवेनहॉक करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया था?
सबसे पहली लाइव सेल को डिस्कवर किया था। इसके बाद एंटन वॉन लीवेनॉक जो है वो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहे जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सबसे पहली डिस्कवरी की थी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही स्टार्ट किया था। इन्होंने मतलब स्पर्म की सेल्स देखी थी, इन्होंने बहुत सारी सेल्स ऐसी देखने के बाद इन्होंने कहा था कि उन्होंने लाइव सेल्स को डिस्कवर किया था। तो लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनॉक, और फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक, जो डेड सेल थी क्वेरकस यानी ओक प्लांट के अंदर इसको डिस्कवर किया गया था। और कैसा देखा था उन्होंने, हनीकॉम्ब जैसा, और इन्होंने इसको नाम भी दिया था सेल्यूली। इन्होंने सेल नहीं कहा था इसको सेल्यूली कहा था, जिससे ही आगे फिर इसको सेल कहा जाने लगा। ठीक है, और लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनॉक, इनको क्या कहा जाता है, फादर एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इनको फादर एंड फाउंडर कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का, मतलब इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी की नींव रखी थी। और दूसरी बात, इनको फादर भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारी डिस्कवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड सबसे पहले स्टार्ट करने वाले ही एंटन वॉन लीवेनॉक थे। तो ये आपको जनरल जो इंट्रोडक्शन है वो भी ध्यान रखना है, वहीं से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। इसके बाद अगर अपन सेल की बात करें, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो डिस्कवर हुआ, जैसे न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल की। मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी होती है सेल की वो डिपेंड करती है न्यूक्लियस के ऊपर, और न्यूक्लियस से हम सेल को क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, या प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर, मतलब न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। और वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसके अंदर एक और ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी पढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी भी पढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पढ़ते हैं, इन सब के बारे में, लाइसोसोम वगैरह सब। लेकिन ये सब जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे तो इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन टर्मिनोलॉजी है, मतलब जो काम आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे के नाम लिखो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया किसी बेंडा का भी नाम लिखा, आर आल्टमैन भी आ गया वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे तब उसको उसी के साथ पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं नाम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद आते हैं फोंटेना करके एक साइंटिस्ट है, फोंटेना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस एक अलग सेल ऑर्गेनल होता है जो न्यूक्लियस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये भी सेल का। तो फोंटेना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस एंड द टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय बोहमैन के करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म दी थी न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो फोंटेना डिस्कवर्ड न्यूक्लियोलस एंड द टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय बोहमैन करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इस टर्म को दिया था। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन में भी देखा था क्या होता है, तो इसको हमने कहा था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो जो आपका प्रोटोप्लाज्म होता है, द टर्म प्रोटोप्लाज्म was given by परकिंजे। एक साइंटिस्ट थे परकिंजे करके, उन्होंने ये टर्म्स दी थी। परकिंजे करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार वापस इसको रिवाइज करके कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ की क्या होती है, सेल। तो सेल को क्या कहा जाता है, आपको जनरली पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो सेल क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब आपकी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी होती है, सेल से बनी होती है। और वो जो सेल्स होती है वो कितनी होती है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है आपकी बॉडी के अंदर। 4 × 10⁻13 इतनी सारी सेल्स मिलकर आपकी बॉडी बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सेल्स दिख जाएगी, सेल्स क्या होती है, माइक्रो पार्ट होती है, इसको बिना माइक्रोस्कोप के देखा नहीं जा सकता सीधे। ठीक है, इसके बाद सेल डिस्कवर्ड बाय तो रॉबर्ट हुक
और वो सबसे पहली जो सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने, वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। और कॉर्क प्लांट, अपन कहते हैं कॉर्क के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था, मतलब जो लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे हम ढक्कन वगैरह बनाते हैं, जिसको कॉर्क कहा जाता है, उसी के अंदर इन्होंने डिस्कवर किया था। और वो कॉर्क वाला पार्ट किसका था? वो पार्ट था क्वेरकस या ओक प्लांट का, जिसका साइंटिफिक नेम है क्वेरकस या ओक प्लांट कह सकते हो। इसके बाद जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनॉक। सबसे पहले लिविंग सेल किसने डिस्कवर की थी? एंटन वॉन लीवेनॉक ने, क्योंकि अभी तक जो सेल पहले डिस्कवर हो चुकी थी वो कैसी थी? डेड सेल थी। इसके बाद लाइव सेल को सबसे पहले किसी ने ऑब्जर्व किया और डिस्कवर किया, वो कौन थे? एंटन वॉन लीवेनॉक। और इनको क्या कहा जाता है? फादर एंड फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपके फादर और फाउंडर कौन होते हैं माइक्रोबायोलॉजी के? तो वो है एंटन वॉन लीवेनॉक। आगे भी इनका नाम आएगा, बहुत सारी डिस्कवरी इन्होंने की है। इसके बाद न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। किसी के अंदर ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और किसी के अंदर नहीं होता या वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। जैसे अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो अपन यहाँ पे यूकैरियोटिक के अंदर इसको पढ़ेंगे। न्यूक्लियस जो होता है वो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था पूछा जाए तो रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि चैप्टर ही वो ऐसा है, तो आपको ये जनरल टर्म्स तो पता होनी चाहिए। इसके बाद है फोंटेना। फोंटेना करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को। इसको हम सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर पढ़ेंगे, व्हाट इज न्यूक्लियोलस एंड द टर्म न्यूक्लियोलस। मतलब आपको पता है कि ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी आपने अगर पढ़ा हो तो इसकी डिस्कवरी आल्टमैन ने की थी, लेकिन उसका जो नाम है वो किसने दिया था? सीबेंडा ने। तो वैसे यहाँ पे फोंटेना ने न्यूक्लियोलस को क्या किया था? डिस्कवर किया था। ये न्यूक्लियस से अलग होते हैं पार्ट, ठीक है। एंड द टर्म न्यूक्लियोलस गिवन बाय बोहमैन। बोहमैन करके जो साइंटिस्ट थे इन्होंने ये टर्म दी थी। इसके बाद आता है आपका द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सेल का। विदाउट सेल मेम्ब्रेन, अगर कोई सेल होती है तो उसके अंदर जो कंटेंट है पूरा, उस कंटेंट को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म टर्म, ये नाम किसने दिया था? परकिंजे करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको नाम दिया था। इसके बाद हम अगर आगे देखें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इसके बाद, वो है सेल थ्योरी, जो शेल्डन एंड श्वान नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने प्रपोज की थी। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आपने अभी तक जितनी भी क्लास है उसमें भी पढ़ा होगा उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको सेल थ्योरी। इसके बाद आता है आपका सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वान, दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। तो उनके नाम है शेल्डन, इनका पूरा नाम बहुत बड़ा है, थियोडोर बोवरी वगैरह जो आते हैं अपने, पर अपन को इतना ही ध्यान रखना है, शेल्डन एंड श्वान। ये जूलॉजिस्ट थे और ये बॉटनिस्ट थे, शेल्डन एंड श्वान, प्रपोज्ड बाय शेल्डन एंड श्वान। इसके बाद इन्होंने सेल थ्योरी में कहा क्या था? तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। एंड देयर प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर जो भी चीजें होती है यानी एक्सक्रेशन, सेक्रेशन या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया हो वगैरह कुछ भी, जैसे आपकी बॉडी के अंदर आपको एनर्जी सप्लाई करने का काम करता कौन है? मेनली माइटोकॉन्ड्रिया करता है, वो एटीपी फॉर्मेशन का भी काम करता है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है और सेल मिलके ही आपकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एनिमल्स के अंदर या ममेल्स के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो सारे किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। इन्होंने सेल थ्योरी के अंदर सबसे पहला पोस्टुलेट्स इनका जो दिया था वो क्या था? कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, और इनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उससे ये बने हुए रहते हैं। तो जो आपकी सेल्स होती है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कही जाती है? क्योंकि आपकी बॉडी किससे बनी होती है? पूरी सेल्स से एंड देयर प्रोडक्ट्स, मतलब उनसे रिलेटेड जो भी आपका बॉडी के अंदर सिक्रेशन वगैरह होता है वो सब कुछ किससे रिलेटेड होता है? सेल से। जैसे आप खुद भी अगर डाइजेशन करते हो तो डाइजेशन में भी बहुत सारी सेल्स आपको हेल्प करती है, क्योंकि वही सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू बना रही है। और आप हायर ऑर्गेनिज्म हो, इसलिए आपके अंदर क्या है? ऑर्गन सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं हम। तो पर डाइजेस्टिव सिस्टम बना किससे? तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, उनके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एसोफेगस है, फेरेनेक्स है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो कंबाइन हो गया एक सिस्टम बना रहे। लेकिन वही ऑर्गन फिर से अगर उनके अंदर देखा जाए उनको, तो वो किससे बने हुए? टिश्यू से बने हुए। और वही टिश्यू किससे बने हुए रहते हैं? आपके सेल से बने हुए रहते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और आप जितनी भी एक्टिविटीज करते हो वो क्या होता है? आपके सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से होता है। मतलब आपकी जो सेल्स फंक्शन करती है उसी की वजह से आप क्या कर रहे हो? फंक्शंस करते हो। तो ऑल फंक्शंस
आर द ऑल फंक्शंस आर द परफॉर्मेंस या परफॉर्म बाय सेल्स। ऑल फंक्शंस आर द परफॉर्म बाय सेल्स। जितने भी फंक्शंस आप बॉडी के अंदर कर रहे हो वो किसके द्वारा किए जाते हैं? आपके सेल्स के द्वारा किए जाते हैं, और उसी का इफेक्ट आपको बाहर दिखता है आपके फंक्शंस के रूप में। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म कुछ भी काम करते हैं वो किससे रिलेटेड होता है? आपके सेल से होता है। इसी के अंदर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नोट करके आपको उसको नोट डाउन भी करना है, याद भी रखना है। रुडोल्फ विर्ट्जो करके जो साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ विर्ट्जो, जिन्होंने एक टर्म दी थी ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। और इसका मतलब क्या होता है कि ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब आपके जो भी सेल्स बनेगी वो पहले कोई सेल्स होगी, उसी से दूसरी सेल्स बनती है। ऐसा नहीं है कोई जादू हो जाएगा और वहां से कोई सेल्स आ जाएगी। जैसे हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये थ्योरी सबसे ज़्यादा काम आती है। मतलब ये जो वर्ड है यहाँ पे ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जब इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत सारी माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में अगर अपन पढ़े तो इंडिया की जो माइथोलॉजिकल हिस्ट्री है वो क्या कहती है कि सबसे पहले कोई मनु करके इंसान आया था, श्रद्धा करके औरत थी, भगवान के द्वारा बनाए गए थे, और उसी से पूरा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। ऐसा ठीक है, वो माना जाता है, वो धर्म ग्रंथ के अंदर। लेकिन साइंस जो होती है वो क्या करती है? पहले प्रूफ देखती है, प्रूफ मांगती है, इसके बाद ही आगे बढ़ती है। लेकिन वो हम इवोल्यूशन के अंदर इसको पढ़ते हैं। बाइबल भी कहती है, बाइबल के अनुसार भी कोई मतलब पहला ऑर्गेनिज्म आया था, इसके बाद उसी से कोई डेवलप हुआ था, मतलब इंसान थे, इसके बाद उनसे कोई डेवलप हुआ था, ऐसा माना जाता है इवोल्यूशन के अंदर। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनका कहना क्या है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग सेल होगी उसी से दूसरी सेल्स बनेगी। ऐसा कोई जादू होता नहीं है, या कोई भगवान नाम की चीज़ है जो सीधे ही आपके मतलब अर्थ के ऊपर डाल दी जाती है वगैरह और उसी से कुछ नया बनता है, ऐसा है नहीं। मतलब पहले कोई चीज़ होगी तो उससे दूसरी चीज़ बनेगी, मतलब ये रिप्रोड्यूस करेगा तो उसी से दूसरा प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ आ गया ही। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मतलब पॉइंट था इसके अंदर जो मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर ऐड किया गया था, जो शिल्डन एंड स्वान ने प्रपोज किया था। उन्होंने दो ही पोस्टुलेट्स दिए थे कि सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स, और उनके जो फंक्शंस होते हैं वो सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और सेल का जो परफॉर्मेंस है वही आपका आउटकम होता है। और रुडोल्फ विर्ट्जो करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी जिसको कहते हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, और उनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा गया था कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब पहले कोई सेल्स होगी उसी से दूसरी सेल्स बनेगी, और इसी पोस्टुलेट्स को किसके अंदर ऐड किया गया था? मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर। तो दिस पोस्टुलेट्स एडेड इनटू मॉडर्न सेल थ्योरी। तो आपकी जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी उसी के अंदर इस पोस्टुलेट्स को क्या किया गया था? ऐड किया गया था। मतलब आपके जो दो पॉइंट्स है शिल्डन एंड स्वान वाले वो भी आते हैं, और मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर इस पॉइंट को भी ऐड कर लिया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 3 पॉइंट्स हो जाएंगे। जो शिल्डन एंड स्वान ने प्रपोज की थी उसी के अंदर इस पॉइंट को भी जोड़ लिया गया था, और फिर मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी। मॉडर्न सेल थ्योरी अलग है और शिल्डन एंड स्वान की थ्योरी अलग होती है। आगे की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक हमने स्टार्ट किया था, उसकी जो बेसिक फार्मूलाज हैं वहाँ से शुरुआत करी थी। अब जो हम हैं आज देखने वाले हैं साइन कॉस टेन, इन सब की वैल्यूज़ अलग अलग एंगल्स पर क्या होती है, जो चीज़ आप पहले से भी जानते हैं बट उसका एक एक्सटेंड लेवल देखेंगे। जैसे साइन थीटा 0, 30, 45, 60, then 90, यहाँ तक वैल्यूज आपको पहले से पता है। अब इसके बाद वाली वैल्यूज आप अपने आप लेकर के आएंगे, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। नाउ ये वैल्यूज हो गई, ये है, और नाउ ये जो दिख रहा है दैट इज थीटा का
पूरा टेबल। साइन थीटा की वैल्यू 0 पर होती है 0, 30 पर होती है 1/2, इस पर होती है 1/√2, देन √3/2 एंड 1। तो यहाँ जब हम इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल बढ़ता है 0 से 90 के बीच में धीरे धीरे इंक्रीज़ होती है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है, और किसके बीच में वैरी करती है, 0 से लगा करके 1 के बीच में। अगर इसके बाद की वैल्यूज़ अगर हम देखने जाते हैं तो वैल्यूज़ कुछ इस टाइप से होती है। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करके आपको बताऊंगी। साइन का जो कर्व होता है आपका, स्टेप बाय स्टेप बाकी सारी वैल्यूज़ हम चेक करेंगे। फर्स्टली साइन को ही देखते हैं। साइन के केस में क्या होता है, साइन थीटा की ये सारी वैल्यूज़ जो आपको पहले से पता है, तो साइन को जब हम ड्रॉ करते हैं एज अ ग्राफ, ये हो गया आपका x, ओके ये वाला थीटा वाला बनाया है मैंने, क्योंकि यहाँ एंगल हम थीटा ले रहे हैं इसीलिए, अदरवाइज साइन x लिखते हैं तो ये x होता। तो ये जो साइन थीटा का जो आपका कर्व होता है और यहाँ पर जो आती है वो इसकी वैल्यूज आती है y एक्सिस के अलॉन्ग। यहाँ पर जो ग्राफ आता है साइन x का कुछ ऐसा होता है, इट्स अ वेव फंक्शन, एक वेव आपको मिलती है यहाँ पर। ये वेव आगे भी कंटिन्यू रहती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। तो ये जो मैंने बनाया है, कौन सी रेंज बनाई है, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, इट कुड बी 0, हमारी स्केल के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकता है, 0 डिग्रीज में भी ले सकते हैं और रेडियन में भी ले सकते हैं। तो ये 0 होता है। फिर इसके बाद ये जो आता है मिडल वाला सेक्शन, दैट इज़ 90 डिग्री, अभी डिग्री में देख रहे हैं डिग्री, एंड दिस इज़ 180 डिग्री। हम खुद भी जानते हैं जब इतना साइकिल कंप्लीट होता है, एक सेमी सर्कल बना, तो सेमी सर्कल में तो ये ओवरऑल जो एंगल बनता है दैट इज़ 180 डिग्री, तो यहाँ 180 डिग्री। नाउ द नेक्स्ट लूप में 180 डिग्री, और यहाँ पर ये जो मिडल वाला सेक्शन आता है दैट इज़ 270 डिग्री, एंड नाउ दिस इज़ लास्ट वाला 360 डिग्री। तो ये पूरा साइकिल बनाया है 0 से लगा करके 360 डिग्री के बीच का। तो अब 0 से 90 की वैल्यूज़ हमको पता रहती है, 0 से लगा के 90 तक। तो यहाँ पर आपको मिलता है हाईएस्ट पिक, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी, 1 मैक्सिमम मिलती है। और फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाता है, 90 के बाद 91, 92, 93, और फिर जैसे ही ये आ जाता है, अगर मैं 120 पर यहाँ कहीं ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम रहती है, ये √3/2, तो यहाँ भी √3/2। फिर उसके बाद में आता है 1/√2, यहाँ कहीं 1/√2, देन 1/2, और फिर उसके बाद में फिर से यहाँ पर 0 हो जाता है। जैसे 90 के बाद का वैल्यू देखें तो ये 60 + 30, तो यहाँ पर भी +30, 120 डिग्री। नाउ इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने मिनट का कितने डिग्रीज का रहता है, 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +15, 135 डिग्री। देन अगेन 15 का गैप यहाँ पर, तो ये 15 का गैप, तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, ओके। और उसके बाद जो रहता है, उसके बाद आ जाएगा लास्ट आपका 180 डिग्री। यहाँ पर फिर से 30 का वेरिएशन और ये 15 का, तो यहाँ पर वैल्यूज़ इसी तरीके से वेरी करती है। जैसे ही 1 तक आ गया, हाईएस्ट हो गया, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट। डिक्रीज कैसे होती है, जैसे इंक्रीज होती है उसी तरीके से 1, फिर देन रिवर्स स्टार्ट हो जाता है। 1 के बाद आ जाएगा √3/2, देन 135 पे 1/√2, 150 पे आपको मिल जाएगा 1/2, एंड 180 पे अगेन 0। तो यहाँ पर सेम रहता है, 0 से 1,
0 से लगा करके 180 तक का पूरा जो आपका रहता है साइकिल, उसके अंदर ये जो हाफ साइकिल रहता है उसमें क्या होता है, 0 से लगा के 90 के बीच में, 0 से 1 तक, पहले 90 तक तो इंक्रीज होता है 0 से 1 के बीच में, फिर उसके बाद में जैसे ही 1 पर पहुंच गया फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट होता है, फिर अगेन वो रिवर्स आएगा, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड देन 0, 180 पे बिल्कुल कंप्लीट 0 हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर एंगल बढ़ता है तो वो क्या सिचुएशन रहती है आपकी, तो वो नेगेटिव सेम रहता है, फिर से इसकी वैल्यू 0 से 1 की ओर बढ़ने लगती है, इंक्रीज होने लगती है, बट ये क्या रहता है, नेगेटिव में रहता है। तो यहाँ पर ये सेम साइकिल आपको नेगेटिव में नज़र आती है। ले जैसे इसका जो हाईएस्ट पिक रहता है, पिक नहीं कहते इसको, फिर ये जो घर्त जिसको कहा जाता है, तो ये -1 मिलता है, और ये 360 डिग्री पे अगेन 0, तो 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री अगेन घूम करके आए तो भी ये वेव आगे चलती रहती है। सिर्फ छोटे से सेक्शन पर हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं। तो ये क्लियर है साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या रहती है अलग अलग एंगल पर। ये तो हो गया साइन थीटा। अब इसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं जस्ट रिवर्स होता है इसका, जैसे 0 से 1 तक ये आया ना, उल्टा चलेंगे 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो कॉस थीटा की वैल्यू फर्स्टली यहाँ पर आ जाएगी 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, अब ये हो गया आपका कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा का कर्व कैसा होता है ये देख लेते हैं। ये जो कर्व होता है, जैसे एक्सिस में क्या होता है, दिस इज पॉजिटिव साइड, दिस इज नेगेटिव साइड, तो यहाँ पर साइन में क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये पूरी वेव। अब यहाँ पर क्या है, कॉस में ये वेव यहाँ से स्टार्ट होती है, तो उस वजह से ये साइकिल कुछ ऐसा बनता है। ये हाफ का भी हाफ यानी कि 1/4 साइकिल, देन इसको कवर करके फिर ये, तो इस तरीके से ये पूरा इसका साइकिल रहता है। आगे भी कंटिन्यूशन रहता है, बट एक जो सेक्शन अपन लेते हैं 0 से लगा करके 2π के बीच का, तो वो ये रहता है। हाईएस्ट वैल्यू 1, इसका भी सेम रहता है, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करता है। ये ज़्यादा ऊपर हो गया मुझसे, एक जैसा ही रहता है। ओके, आपके बुक में और अच्छे से डायग्राम दे रखा है इसका। दिस इज योर ओरिजिन, चाहे तो हम यहाँ पे अंदर देखना चाहे तो ये वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं नेगेटिव में इसकी वैल्यू। अब यहाँ पर जैसे 0 है, 0 से 90 पर, तो 0 पर तो इसकी वैल्यू हमको हाईएस्ट मिल जाती है 1, 90 पर जो है वो 0 एंड 90 पर जो है वो 0, और आफ्टर दिस ये जो रहता है 180 पर मिलता तो हाईएस्ट है, बट ये नेगेटिव में रहता है, और ये 1। अब इसके बाद जैसे जैसे इंक्रीज होता जाता है, दिस इज 180 डिग्री, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और फिर इसके बाद ये जो रहता है वो 360 डिग्री आ जाता है। 360 पर भी हमको 180 ये हो गया। फिर इसके बाद जो आता है यहाँ पर
दैट इज़ 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो कहने का मतलब कॉस की वैल्यू 0 पर 1 मिलेगी, 360 पर भी 1 मिलेगी और अगेन 180 डिग्री पर भी। बस यहाँ पर जो है वो -1 मिलती है। अगर इसको देखा जाए, अब आप डिग्री और रेडियन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिग्री रेडियन की बात करेंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कब नेगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है। ये होगा आपका कॉस का कर्व, ये इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता रहता है। और इसमें एक चीज़ और रहती है कि जो 90 वाले रहते हैं, जैसे π/2 के जितने भी, चाहे 90 है, चाहे जैसे π/2 है, 3/π/2 है, 5π/2 है, जितने भी इसके मल्टीपल्स रहते हैं वो सारे के सारे उनकी वैल्यू 0 रहती है। आगे का जो डिग्री रेडियन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।